आप अगर अपनी प्रिपरेशन करते हुए स्टार्टिंग से मॉक्स नहीं लगा रहे हो, ये सोच के बैठे हो कि लास्ट टाइम मैं मॉक्स लगा लूंगा, तो तुम सिलेक्शन भूल जाओ। मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, मॉडर्न सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा आज की 2026 की। ठीक है, 10 साल पुरानी बात नहीं करूंगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट कंटेंट में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं विद अ न्यू लुक, न्यू एनर्जी एंड अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है भारत और इस साल एसएससी सीजीएल 2025 से मैं एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुआ हूं। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए और एसएससी सीजीएल 2027 के लिए हमें मैथ्स का पोर्शन कैसे करना है। अब मैथ्स में सब चीज़ें आ जाएंगी, नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक्स में मैथ्स कैसे अटेम्प्ट करना है और सारी चीज़ें। ये एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ्स सब्जेक्ट में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको सारी अपनी जो टेक्निक्स हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा लास्ट तक देखना। तो बात हम कर लेते हैं मैथ की। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि प्री और मेंस, प्री में मैथ्स आती है 50 मार्क्स की। ठीक है, 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ईच 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, और इसमें प्री में तो चारों सब्जेक्ट का ही वेटेज इक्वल होता है। 50 की मैथ्स है तो 50-50 के ही सारे, रीजनिंग, इंग्लिश एंड आपका जीके। ओके, अब आते हैं मेंस पर। तो मेंस पर मैथ 90 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 मार्क्स ईच होते हैं। इसमें अगर बात करी जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स ईच, ये भी 90 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, जीके के हमारे 75 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश के 135। इंग्लिश का वेटेज इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, बट स्टिल सिलेक्शन लेने के लिए जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मैथ्स तो एक ऐसी चीज है कि आप मैथ्स में फुल स्कोर का टारगेट कर सकते हो, रीजनिंग में भी फुल स्कोर का टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे पहले बात करी जाए कि एक बच्चा जो बिगिनर होगा और एक जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होगा, एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं या फिर रिपीटर बोल दो, तो इन दोनों की बात करी जाए। अब जैसे बिगिनर जो होगा और एक्सपीरियंस जो होगा, बिगिनर के लिए बोलें तो बिगिनर को एक कोई सा कोर्स करने की जरूरत होगी। कोई सा भी पेड कोर्स हो सकता है, फ्री कोर्स हो सकता है। अब आजकल तो पेड कोर्सेज का भी जुगाड़ हो जाता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब रिपीटर्स की बात करें तो इनको भी एक या तो कोर्स करेंगे ये कोई बहुत ब्रीफ में। ठीक है, कई कोर्स आते हैं, जैसे कि मैंने सुपर 100 किया था आवाज सैनी सर का, या फिर आप कोई भी कोर्स कर सकते हो जैसे कि, और या फिर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला ये स्टेप होता है अपना कोर्स। ठीक है, तो कौन सा कोर्स करें, कोर्स कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपका जो भी कोर्स है वो शॉर्ट एंड कंसाइज होना चाहिए। यानी ऐसा ना हुआ हो कि फाउंडेशन कोर्स के नाम पर कोर्स बेचने के लिए कोर्स को बहुत ही लंबा कर दिया गया हो, कि पता चला आप कोर्स ही पढ़ रहे हो, कोर्स को पढ़ने में आपको 2-2 साल लग जा रहे हैं। आपको ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपको सब कुछ मिले और आपका कोर्स भी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए। और अगर आप रिपीटर हो या पहले कभी आप मैथ कंप्लीट कर चुके हो, तो या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे या कोई, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी आप एक मेंस टारगेट का कोई भी कोर्स ले लोगे। ठीक है, पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने थोड़े से कुछ वीडियोस अभिनय सर के जो A to Z क्वांट बैच है यूट्यूब पे फ्री में है, तो उससे मैंने थोड़े बहुत अपने बेसिक्स क्लियर किए थे शुरू में। बाकी मेरे बेसिक्स शुरू से भी क्लियर रहे हैं। मैं 11th-12th में भी मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो बेसिक्स में मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ठीक है, हो सकता है आपको करना पड़े तो आप उसके लिए प्रॉपर कोर्स कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो आवाज सैनी सर का सुपर 100 कोर्स लिया। ठीक है, मैं उसको पढ़ता था, उसकी सीट्स रिवाइज करता था। अब रिवाइज वगैरह कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने सुपर 100 किया। ठीक है, मेरे लिए वो वर्क कर गया। अगर आप हो जैसे, तो आप जैसे उनका स्पार्टन कोर्स भी आता है, तो आप उनका स्पार्टन कोर्स ले सकते हो, जो कि हल्का सा डिटेल में होता है, ज्यादा उसमें नॉनसेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो आपको चाहिए टू द पॉइंट वो है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरे से कुछ कहलवाया नहीं जा रहा है। जो मैंने खुद किया है, मैंने पढ़ा है, मैं अपना रिव्यू आपको दे रहा हूं। ठीक है, मुझे पर्सनली जो सुपर 100 या स्पार्टन्स है, मुझे ये कोर्सेस अच्छे लगे। ठीक है, आप या तो यही कोर्स कर सकते हो या कोई भी जो भी शॉर्ट में अच्छा शॉर्ट एंड क्रिस्प कोर्स हो वो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि ये कोर्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, अब आप जो कोर्स कर रहे हो, सबसे पहले तो उसमें अपना आ जाता है एरिथमेटिक, उसके बाद एडवांस्ड। ठीक है, और तीसरा मैं पॉइंट इंक्लूड करूंगा इसमें कि जो ओवरलुक टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं एरिथमेटिक पर। तो एरिथमेटिक
हमारी पूरी मैथमेटिक्स का बेस होता है। ठीक है, जब आपको रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक तो आपके एक कह सकते हो बेसिक पिलर्स हैं, इनकी जब तक आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं होगी, आप मैथ्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना या फास्ट अटेम्प्ट करना, उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और बाकी जो पूरी ही अर्थमेटिक है वो ओवरऑल मैथ्स में आपका एक बेस बन के चलती है। तो जो भी हो गए आपके, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, आपके सॉरी फ्रैक्शंस हो गए, है ना, और आपके जो भी हैं एलिगेशंस हो गए, और एटसेट्रा एटसेट्रा, अरिथमेटिक को आपको अच्छे से करके चलना है। ठीक है, अब आ जाती है एडवांस की बात। तो एडवांस में जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बाकी और भी जो भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इसमें मैं पूरी लिस्ट तो इंक्लूड नहीं करूंगा, आप जाके एसएससी सीजीएल का सिलेबस देख सकते हो या गूगल पर सर्च कर सकते हो कि मैथ्स में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो वो आपके आ जाएंगे। अब सबसे पहली बात तो मैं करूं कि इनमें कुछ ओवरलुक टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक टॉपिक आता है जिसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, एक ये टॉपिक हो गया। एक आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आपका टॉपिक आता है रेस करके। एक आपका बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक होता है, ये भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इंक्लूड कर देते हैं। तो हाँ, एक आपका हो गया यही प्रॉफिट लॉस में हो गया, डिसऑनेस्ट शॉप कीपर वाला। ठीक है, बाकी आपके और भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके ओवरलुक्ड होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। या तो ज्यादातर बच्चों को इनमें प्रॉब्लम होती है, या वो इसको छोड़ देते हैं या करके नहीं जाते। आप अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपको एक एज मिल जाती है, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आ जाती है मैथ में, वो रहती है कैलकुलेशंस। देखो, कैलकुलेशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है मैथ में। आपकी अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कैलकुलेशन में ही फालतू टाइम जाया कर दोगे। ठीक है, आप और बच्चों से पीछे हो जाओगे। सेक्शनल टाइमर की जैसे आजकल बात चल रही है, अभी मैं उस पर भी सेपरेटली आऊंगा। तो सेक्शनल टाइमर में तो मेन आपकी कैलकुलेशंस, आपको फॉर्मूलेट फिंगर टिप्स पे याद है या नहीं है, आपको चीजों के रिजल्ट याद है या नहीं है, वो चीज बहुत मैटर करेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, एक तो रोज आपको कैलकुलेशंस के लिए ड्रिल्स करने हैं। आपका पहला काम होना चाहिए, आप सुबह सोकर उठे, आप पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कैलकुलेशंस के ड्रिल लगाने हैं। अब आजकल आपको पता है एआई का टाइम है, आप चाहो तो जेमिनी, चैट जीपीटी पर जाके कोई भी एक रैंडमली शीट जनरेट करवा सकते हो, उसको बोल दो कि जनरेट अ शीट, ठीक है, हैविंग मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस या कुछ भी, तो आप जैसे बोलोगे वो जनरेट करके दे देगा। या आप किन्हीं भी टेलीग्राम चैनल्स पर जाएंगे या कहीं भी वाईटी पर सर्च करेंगे तो आपको कैलकुलेशंस की शीट्स मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हो सके तो मैं देखो अपने ग्रुप पे ही प्रोवाइड करा दूंगा, या तो अगर हो सका तो आपको ये रोज कैलकुलेशंस के ड्रिल्स करने हैं, जैसे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। अच्छा, दूसरा इसमें पॉइंट क्या करना है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन में क्या करना है कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन्स, ठीक है, दूसरी चीज स्क्वायर रूट्स, तीसरी चीज क्यूब रूट्स, ठीक है, और चौथी चीज आपकी हो गई टेबल्स। ये 4 चीजें तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर रखनी है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपके जो टीचर हैं वो भी आपको बताएंगे, तो आप उनको लिख लेना एक कागज पर। अब या तो अपने सामने चिपका लेना जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर, या अपने डेस्क पर रख लो उसको। ठीक है, स्क्वायर रूट्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए। स्क्वायर रूट्स भी आपको याद होने चाहिए, कम से कम मैं बोलूंगा देखो 30 तक तो कर ही लो, 30 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग 50 तक भी कर सकते हैं, अगर कोई कर सकता है तो 50 तक भी कर ले। ठीक है, अब क्यूब रूट्स की बात आ जाए तो क्यूब रूट्स कम से कम 20-25 तक कर लो, 20-25 तक क्यूब रूट्स भी कर लो। उसके बाद अगर तुम कर पाओ तो अच्छी बात है, 30 तक, वरना इतने तो कर ही लो। टेबल्स की बात आ गई। अब टेबल्स में तुम्हें 1 से लेके 30 तक टेबल्स इनफ है इन माय ओपिनियन। बाकी लोगों को और आगे भी याद हो जाती है, लोग कर लेते हैं। देखो मुझे तो इतनी ही थी, मैं तो इसमें भी स्ट्रगल करता था, तो ऐसा नहीं है कि सबको हो जाती है। 30 तक कर लो, इनफ है। बाकी तुम मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर सकते हो, याद हो जाती हैं चीजें। अब हम आ जाते हैं कि ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंस क्या है भैया? मैथ टीयर 1 में भी आ रही है, मैथ टीयर 2 में भी आ रही है, तो अब डिफरेंस क्या है? तो देखो पहले, देखो प्रीवियसली क्या होता था कि टीयर 1 हम लिख लेते हैं और टीयर 2 हम लिख लेते हैं। तो देखो वैसे तो जो पूरा पोर्शन है वो टीयर 1 और टीयर 2 में सेम रहता था। बाकी टीयर 2 में एक्स्ट्रा क्या चीजें ऐड हो जाती थी, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैट्स हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, और क्या भूल रहा हूं मैं, और भी यही मतलब 2-3 मेनली ये टॉपिक होते हैं, और कुछ होगा तो मैं भूल जा रहा हूं भी।
तो ये दो चार टॉपिक आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस क्या रहता था, टीयर 1 में लेवल थोड़ा सा कम रहता था क्वेश्चंस का, और टीयर 2 में थोड़ा लेवल अप रहता था, यानी क्वेश्चन थोड़े लेंदी हुआ करते थे और थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते थे क्वेश्चंस में, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, अब जब से भैया एडिक्विटी आया है, या ऐसे बोल लो कि जब से एडिक्विटी का जो है जो शोरगुल हुआ है, एसएससी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। अभी ठीक है, एग्जाम तो देखो मिक्स कंडक्ट कराए गए हैं एडिक्विटी और टीसीएस दोनों के द्वारा, अब लेकिन पैटर्न में चेंज जरूर आया है। अब क्या हुआ है, जो ये प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो टॉपिक जो टीयर 2 के लिए रिजर्व रहते थे, अब ये टीयर 1 में भी पूछने लगे हैं, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें मैथ्स का पूरा सिलेबस करके जाना है, तुम्हें ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाने हैं, ये टॉपिक भी करके जाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये मत सोचना कि टीयर 1 में टुच्चे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, नहीं भैया, टीयर 1 और टीयर 2 में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। टीयर 1 में भी कुछ शिफ्ट्स ऐसी आ जाती हैं जो मेंस के क्वेश्चंस को भी बीट कर देती हैं, ठीक है। तो तुम्हें इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब हम आ जाते हैं पीवाईक्यूज पर कि पीवाईक्यूज का क्या रोल है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे आप बात कर लो 2022 तक, 2023 तक भी, कि ये जो आपके क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, जैसे आपके पीवाईक्यूज हैं, तो ये बहुत ज्यादा रेपिटेशन होता था। तो लोग क्या करते थे कि पीवाईक्यूज को रटना स्टार्ट कर दिया था। पीवाईक्यूज, लोगों को आंसर याद हो जाते थे, लोगों को क्वेश्चन के पैटर्न याद हो जाते थे कि क्वेश्चन है पीवाईक्यू में कैसा है, क्या है, ठीक है। अब इस चक्कर में कुछ टॉपर्स ने ये चीज एक डिड्यूस करी, उससे एक चीज निकाली, ठीक है, कि आपको पीवाईक्यूज तो टिप्स पर कर लेने हैं, पीवाईक्यूज तो आपको रट लेने हैं। उन्होंने खुद रटे हैं और पीवाईक्यूज को रट के टॉप भी किया है, बट ये स्ट्रेटेजी अब आपकी काम नहीं करेगी। एसएससी कैसे भी पैटर्न चेंज कर दे रहा है, ठीक है, कैसे भी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप टाइप्स को रट रहे हो या नहीं रट रहे हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के टाइप्स को रटना बंद कर दो, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चंस के टाइप्स को नहीं रटना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, तुम्हें चीजों के बेसिक्स को समझना है, चीजें कैसे काम कर रही हैं, हाउ दे आर वर्किंग, ठीक है। कोई रिजल्ट है तो वो कैसे आया है, ठीक है। कोई भी चीज तुम कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है। तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे, मैंने भी इस तरीके से पढ़ाई करी है, तो इसमें तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। हमेशा तुम एक्सेल करोगे, तुम्हारे सामने कोई भी टाइप आए तुम वो करोगे। मैंने कभी भी बैठ के अलग से ऐसे नहीं किया कि कोई पीवाईक्यू की बुक ले ली हो, कोई पीवाईक्यू की बुक से सॉल्व किया हो। मैं डायरेक्ट सेक्शनल टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट देता था, या जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, वो देता था, ठीक है। मैंने प्लेटफॉर्म्स पे ही किया है, उस पर भी हम आएंगे अभी। तो आपको ये टेक्निक हमेशा फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखो, नो डाउट पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, बट पीवाईक्यूज के लिए क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ कि जैसे हम बोलते हैं बुक्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम भैया मैथ के लिए कौन सी बुक ले लें, या हम पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक ले लें। तो हमें सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि पीवाईक्यूज के लिए आपको कोई भी बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ले लो, ठीक है, बट मैं अगर अपने उससे बताऊं कि मैंने क्या किया है, मैंने कैसे किया है, मुझे कोई भी बुक समझ में नहीं आई। आप कोई पीवाईक्यू की बुक खरीदोगे, पीवाईक्यू की बुक खरीद के आप क्या करोगे, आपने बुक खरीदी, अब आप उसको लगाने बैठोगे, उसमें एक ही एक टाइप के 10-10 सवाल दिए हुए हैं, 15-15 सवाल दिए हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, सीधा सीधा आपकी एफिशिएंसी ही नहीं निकल रही। इतने सारे आप क्वेश्चन लगाओगे एक ही एक टाइप के, क्या मिल जाएगा, ठीक है। आप उसी में टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, आप और सब्जेक्ट्स को पढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है। आपको सीधा सीधा ये करना है, अगर आप पीवाईक्यूज लगाने भी चाहते हो तो सीधा सीधा शुरू से पीवाईक्यूज मत लगाओ। जब आप चैप्टर्स कर रहे होगे तो आपको शीट से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उस पर हम आने वाले हैं। बट आपको पीवाईक्यूज जब ही करने हैं जब आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा जाओ, तो पीवाईक्यू के जो सेक्शनल्स दिए हुए हैं उनसे आप सीधा सीधा जाके लगा सकते हो। उससे आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो बन गए ठीक है, नहीं बने उनको देखो, क्योंकि जब आप 40-50% 60% सिलेबस खत्म कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। और जो नहीं बने उनको आप क्वेश्चंस को अलग रख दो, तो जब वो चैप्टर पढ़ो तब उनको कर लो। बाकी आप मॉक्स लगाओगे, ठीक है, मॉक्स में भी पीवाईक्यू जैसे ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वही है, कुछ पीवाईक्यूज अलग नहीं हुए, ठीक है। मॉक्स में भी जो क्वेश्चन रहते हैं वो उसी के बेस पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरी मानो कि पीवाईक्यूज के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, क्वेश्चंस की वैरायटी देखो, वैरायटी में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब हम आएंगे कि यहां से हमें, जैसे हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई हमने लेक्चर ले लिया, जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका लेक्चर ले लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है। यहीं से हमारा एक और पॉइंट भी निकल के आएगा
रिवीजन। इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपने लेक्चर लिया, आपने आज सुबह अपना लेक्चर लिया, मान लो आप दिन में एक लेक्चर लेते हो, मान लो कोई कोई लोग 2 भी लेक्चर लेते हैं, आपने एक लेक्चर लिया, 2 लेक्चर लिए, कितने भी लेक्चर लिए। अगर आप सुबह लेक्चर ले रहे हो तो क्या करो, शाम को उनकी जो शीट्स हैं उन शीट्स को रिवाइज कर लो। जैसे मैं सुपर 100 करता था, तो मैंने क्या किया कि मैं सुबह मैंने लेक्चर लिया, शाम को मैं क्या करता था, उसकी शीट्स को रिवाइज करता था, ठीक है। शीट्स उसकी बहुत स्ट्रक्चर्ड रहती थी, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें रहते थे, कोई ज्यादा ये नहीं कि कोई क्वेश्चन है उसमें भी 10-10 टाइप जैसे एक ही क्वेश्चन रख दिए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छा मैटर था। तो ऐसा ही आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो तो आपने क्या किया, उसका लेक्चर लिया, लेक्चर लेके शाम को आपने क्या किया, उसकी शीट्स रिवाइज की। अगर शाम को लेक्चर लिया, ठीक है, मान लो कोई कोई शाम को लेक्चर ले रहा है, तो नेक्स्ट डे रिवीजन कर लो। अब शीट्स कैसे रिवाइज करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, हाउ टू रिवाइज शीट्स। तो देखो, आपने क्लास ले रखी होगी, आपको आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही पता होंगी। अब आपने क्या किया, रिवीजन के लिए शीट उठाई, शीट उठाने के बाद आपको पहला काम तो ये करना है कि आप देखते हुए चलो पहले तो क्वेश्चंस को, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं उनको बस आप एक बार जस्ट देख के पेज पलट दो। अब उसमें बीच बीच में देखो फॉर्मूले आ रहे होंगे, उसके बीच बीच में कुछ रिजल्ट्स होंगे या कुछ डेरिवेशंस होंगी, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड चीजें होंगी, तो उनको रिवाइज करते हुए चलना है। फिर बीच बीच में जो हार्ड क्वेश्चंस आएंगे उनको तुम्हें खुद से लगाना है। जैसे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा ना, ये क्वेश्चन है, ये हार्ड आया था थोड़ा सा, सर जब पढ़ा रहे थे, तो उनको जरा खुद से एक बार सॉल्व करके देखो। तो इस तरीके से तुम्हें पूरी शीट को गो थ्रू करना है एक बार। ट्रस्ट मी, ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अब ये ही है, तो यही आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट रिवीजन। अब सेकंड रिवीजन आपको कब करना है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आपको क्या करना है, आपको वही शीट्स उठानी है। अब दूसरी बार आप उन शीट्स को करोगे तो आपको आधा ही टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप जितनी बार शीट्स को रिवाइज करते जाओगे ना, अभी जितना टाइम लग रहा है अगली बार उससे आधा लगेगा, अगली बार 25% टाइम में ही कर लोगे। तो फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि भैया 10-10 मिनट में शीट अपन रिवाइज कर देते हैं एक, ठीक है। तो अब ज्यादा शीट्स नहीं रहती, कौन सा ही कोई कोर्स होगा मेरे, अब सुपर 100 में ज्योमेट्री की कुल 9 क्लासेस थी, 9 क्लासेस में फुल ज्योमेट्री रिवीजन मैंने कर लिया था। तो ऐसा ही कोर्स तुम्हें सिलेक्ट करना है, बार बार मैं उसी चीज पर जोर दे रहा हूं, लंबे कोर्सेज बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। अब तुम्हारा थर्ड रिवीजन आएगा। थर्ड रिवीजन तुम्हारा कब होगा, जब तुम्हारा ऑलमोस्ट ये मान लो कि कोर्स ही कंप्लीट कर लो। देखो 50% कोर्स कंप्लीट करने पर भी एक रिवीजन कर सकते हो, बट देखो टाइम पर डिपेंड करता है। अगर किसी की क्लास नहीं होता है इतना टाइम, तो तुम बीच बीच में जो जैसे सेक्शनल्स करते हुए चलोगे, मॉक्स करते हुए चलोगे, तो उनसे तुम्हारा ये सब चीजें कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हें अलग से मतलब बीच में एक रिवीजन की जरूरत नहीं है, बाद में कर लोगे, ठीक है, अच्छा है, इनफ है। यहां से एक चीज जरूर समझ लेना कि रिवीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब मैंने बताया, ये सब मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीजें बताई हैं, अगर तुम इन सब में भी मक्कारी दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी बात है, रिवीजन तो तुम्हें करना ही करना है, रिवीजन हर सब्जेक्ट में ही बहुत जरूरी है। एक अभी सेक्शनल टाइमर आया है, उसका भैया अलग ही बवाल काटा हुआ रखा है, ठीक है। तो अब हम वीडियो के आगे सेक्शनल टाइमर पर भी एक सेपरेट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा है कि हमें मॉक्स में, सेक्शनल्स में या रियल एग्जाम में मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो भैया अटेम्प्ट करने की भी तो स्ट्रेटेजी होगी कि मॉक्स में, सेक्शनल में, इन सब में मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करोगे। यहां से कुछ पहले तो बेसिक पॉइंट निकल के आ जाते हैं कि सेक्शनल टाइमर आए चाहे सेक्शनल टाइमर ना आए, उससे भी पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो कैलकुलेशन, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रांग रखनी है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। कैलकुलेशन के आपको रोज ड्रिल्स लगाने हैं, आपको लॉट्स ऑफ सेक्शनल लगाते हुए चलना है। ये तो सबको लगाना ही है कि अगर आपका सेक्शनल आए चाहे ना आए, आपको अपनी स्पीड पर काम करना है, ठीक है। तीसरा वही स्पीड अपनी, अब स्पीड कैसे आएगी, स्पीड प्रैक्टिस से आएगी। तो अपन को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है कि अपनी स्पीड जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाए, ठीक है। चौथा, अपन को इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये सब लगाते हुए अपन को जो फॉर्मूले हैं वो अपने फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब इसमें फॉर्मूले आ गए, कुछ ज्योमेट्री में आपके बेसिक रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, कुछ आपकी थ्योरम्स आ गई। तो ये जो भी चीज होती हैं जो आपको रिकॉल करके और क्वेश्चन में अप्लाई करनी होती है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको इसमें सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं कि ये आपको और लोगों से आगे निकलने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है।
देखो अब अगर सेक्शनल टाइमर अगर नहीं आता है तो फिर हमें थोड़ा ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैथ कब करनी है। ठीक है, तो देखो सब अलग अलग करते हैं, कोई मैथ्स लास्ट में करता है, कोई मैथ्स स्टार्टिंग में करता है। ठीक है, मैं क्या करता था सबसे पहले पहले जब मैंने मॉक्स लगाने स्टार्ट किए थे मैं मैथ लास्ट में करता था, लेकिन लास्ट तक आते आते मेंस तक आते आते मतलब प्री के भी मैंने जब मॉक्स लगाए थे तो मैथ्स स्टार्टिंग में करने लगा था, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा लास्ट में प्रेशर हो जाता था। मैं मैथ्स को अगर पहले ही लगा के फ्री हो जाता था तो मेरे माइंड से प्रेशर हट जाता था, फिर मुझे चिंता नहीं रहती थी कि अब मैंने मैथ के जो क्वेश्चन है जो वन गो में करने थे वो मैं कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा से जब मैथ पे आऊंगा तो मेरे जो छूट गए होंगे क्वेश्चंस मैं उनको फिर दोबारा से लास्ट में टाइम दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। अच्छा, अब ये सब तो हो गए थोड़े से बेसिक पॉइंट कि जो सभी को ध्यान में रखने हैं मॉक लगाते समय। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सेक्शनल टाइमर की। ठीक है, तो यहां आ जाता है सेक्शनल टाइमर। ठीक है, जो कि आजकल हॉट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो सेक्शनल टाइमर से सबसे पहले तो तुम्हें घबराना नहीं है। सेक्शनल टाइमर हमारा सीपीयू में भी आ चुका है, उससे उसके बाद जो फेज वाला नोटिफिकेशन आया उसमें भी आ चुका है, तो प्रोबेबली लग रहा है कि 99% सीजीएल में भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर सेक्शनल टाइमर आता भी है तो सबसे पहले तो हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सेक्शनल टाइमर आया है वो सभी के लिए आया है, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, सेक्शनल टाइमर वीरू के लिए भी आया, धीरू के लिए भी आया, भारत के लिए भी आया, सबके लिए सेक्शनल टाइमर है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट होगी कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है अटेम्प्ट करने की, क्योंकि जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी वही बाजी मान ले जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट जो हमारे कॉमन में भी थे वो सेक्शनल टाइमर में मैं कवर करूंगा। ठीक है, जो यहाँ के पॉइंट रह गए थे, सबसे पहले तो हमारा आर्ट ऑफ स्किपिंग। ये मैं पहले वाले स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैंने बताया था फुल वाला, उसमें भी मैं बता चुका हूं कि आर्ट ऑफ स्किपिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा स्किप करना जानता होगा उसको सेक्शनल टाइमर बीट नहीं कर पाएगा, और जो स्किप करना नहीं जानता होगा वो बहुत बुरी तरीके से मात खा जाएगा सेक्शनल टाइमर में। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अपन को ये देखना है कि अपन जैसे फर्स्ट गो में चलेंगे, सेकंड गो में चलेंगे, थर्ड गो में चलेंगे। फर्स्ट गो में अपन को वो क्वेश्चंस करने हैं जो अपन को देखने में वन लाइनर से लग रहे हैं या अपन को जिनमें कॉन्फिडेंस है, जो देखते ही आ रहे हैं, वो सबसे पहले कर दो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बचेंगे जो तुम्हें आ तो रहे हैं, तुम कर तो लोगे, बट वो थोड़े फंसाने वाले क्वेश्चंस है कि बाद में कैलकुलेशन में जाके तुम थोड़ा बहुत फंस सकते हो, या फिर मान के चलो तुम करोगे तो वो तुम्हारा ज्यादा समय ले जाएंगे, वो तुम्हें जाके सेकंड गो में करने जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं। अब थर्ड कैटेगरी क्वेश्चंस की वो होती है जो तुम्हें पहली बार देखने से आ ही नहीं रहा, तुम्हें लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत दिमाग देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो जाके तुम्हें थर्ड गो में करने हैं। अब आई नो इतना टाइम नहीं मिलेगा, 15 मिनट बहुत कम है। ठीक है, अब इतने में पता नहीं लोग क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, बट तुम्हें ये ध्यान रखना है जो चीज है सबके लिए है। ठीक है, तुम अपना 100% दो। ठीक है, और जो मैंने टिप्स बताई हैं इन चीजों को फॉलो करो। ठीक है, और पैनिक मत करो। ठीक है, तुम कर ले जाओगे। ठीक है, और फिर सेक्शनल टाइमर वही चीजें आ जाएंगी सारी, कैलकुलेशन वही, तुम्हें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, लॉट्स ऑफ सेक्शनल लगाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी, फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, यही सारी चीजें तुम्हारे सेक्शनल टाइमर में तुम्हें बहुत ज्यादा एज देंगी। अब अपन आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि आपकी प्रिपरेशन में मॉक्स का क्या रोल रहेगा। हाउ विल मॉक्स कंट्रीब्यूट योर प्रिपरेशन। ठीक, आप अगर अपनी प्रिपरेशन करते हुए स्टार्टिंग से मॉक्स नहीं लगा रहे हो, ये सोच के बैठे हो कि लास्ट टाइम मैं मॉक्स लगा लूंगा, तो तुम सिलेक्शन भूल जाओ। मॉक्स का तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ही अहम रोल है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हारा जब भी 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें सेक्शनल्स और फुल मॉक ये दोनों चीजें स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम अपने जो लेक्चर वाली उस पर वापस आ जाते हैं कि मैंने क्या बताया था कि आप अपना लेक्चर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे या शाम को अपनी शीट्स रिवाइज करोगे। ये तो दो एलिमेंट्स हो गए आपके। अब तीसरा एलिमेंट ये लेक्चर लेते ही साथ साथ आपका होगा सेक्शनल्स, के साथ साथ आपको लॉट्स ऑफ सेक्शनल लगाते हुए चलनी है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, मॉडर्न सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा आज की 2026 की। ठीक है, 10 साल पुरानी बात नहीं करूंगा। आज के टाइम में बुक्स लेना तो मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो सीधा स्क्रीन पर जाके। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, बुक से प्रैक्टिस करने से अच्छा है तुम जाके डायरेक्ट सेक्शनल्स लगाओ, मॉक्स लगाओ, और जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस वाला सेक्शन होता है टेक्स्ट बुक ऐप में, वहां पर जाके लगाओ, या टेस्ट रैंकिंग का ऐप है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको इंटरफेस की आदत होगी, इंटरफेस को आप समझोगे, दूसरा आप स्पीड में करना चीजों को सीखोगे, आपके सामने टाइमर चल रहा होगा, एक प्रेशर होगा। अब क्या होगा, बुक सॉल्व करोगे तो बुक सॉल्व करने में क्या है, एक क्वेश्चन में फंस गए,
या किसी एक ही चीज में लगे हो, 15-15 मिनट एक क्वेश्चन को दे दिया, तो वहां से तो बिल्कुल एफिशिएंसी जीरो हो जाती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो तुम्हें रिवीजन भी जो है इन्हीं से करना है, तुम्हें अपने सेक्शनल से, फुल मॉक से, और जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन होता है कई एप्स में होता है उससे। ठीक है, अच्छा अब हम कहां पर थे, हम थे कि जैसे ही 40-50% अपना सिलेबस हो जाए सेक्शनल, तो फुल मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देने हैं। तुमसे जितना बने उतना बनने दो। ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा इसमें सोचना नहीं है कि मेरे से ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा, आगे चलते चलते सब बन जाएगा। अपना डाउट पूछो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें डाउट पूछो, हमारा खुद का ग्रुप है उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां ग्रुप में डाउट पूछो। अपना जहां पे लाइब्रेरी में बैठते हो वहां लोगों से पूछो, तो क्लियर करते हुए चलो। जो टॉपिक नहीं भी आता है ना उसका क्वेश्चन भी एनालाइज करो, उसको भी देखो कि ये किया कैसे हुआ है, थोड़ा तो समझोगे ना, पहले मैथ की होगी, फिर जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसको और अच्छे से आ जाएगा। वो मॉक्स तुम्हें लगातार लगाते हुए जाने हैं। अब जैसे ही तुम्हारा 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तुम क्या करते हो कि तुम सेक्शनल्स और फुल मॉक्स, ठीक है, ये दोनों लगाने स्टार्ट कर देते हो। अब यहाँ पे देखो 2026 वाले बच्चे भी होंगे, 27 वाले भी होंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ 26 वालों ने तो शायद काफी हद तक कुछ कर लिया होगा, तो अब 26 वाले तो मेरे ख्याल से 1 मॉक डेली लगाना स्टार्ट कर दें। 27 वालों के लिए बोलूंगा कि 40-60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो एक तुम लोग 2 दिन छोड़ के मॉक लगाओ, 2 दिन छोड़ के डेली मॉक लगाना। फिर उसके बाद क्या करना, तुम्हें थोड़ी सी आदत पड़ जाए, सिलेबस का लोड थोड़ा कम हो जाए, तो फिर 1 दिन छोड़ के और फिर उसको बाद में 1 डेली कर देना। ठीक है, ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें मॉक को रखना है। मैंने कई लोग देखे हुए फेल होते हुए, जिन्होंने शुरू से, मैंने भी कई लोगों को सलाह दी जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मॉक्स नहीं लगाए और लास्ट में जाके उनको फेस करना पड़ा। ठीक है, तो मॉक्स स्टार्टिंग से ही लगाते हुए चलो। ठीक है, काफी अहमियत देनी है मॉक्स को, सीधी सी बात। अब हम आ जाते हैं कि नोट्स का क्या रोल है, कितने नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कब नहीं बनाने। तो देखो, आपको फुल नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाने। फुल नोट्स कौन से नोट्स, जिनमें आप सारे के क्वेश्चंस नोट करते हो, पूरा सब कुछ लिखते हो। ठीक है, ऐसे नोट करते हो टाइप 1 ये क्वेश्चन, टाइप 2 ये क्वेश्चन, भैया बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब टाइप वाइज चीजों को रटना स्टार्ट कर देते हो, चीजों को मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हो क्वेश्चंस में, तो आप बेसिक से गड़बड़ा जाते हो, और जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप पेपर में ये मान लो बहुत ही पीछे रह जाओगे। देखो एसएससी भी आजकल कुछ भी पूछ रहा है। ठीक है, आपके वही पीवाईक्यू नहीं रिपीट होने वाले। ठीक है, वही चीजें आपकी सब नहीं रिपीट होने वाली, आई मीन रिपीट होंगी, लेकिन चीजें वही है, सब पैटर्न वही है, लेकिन तुम्हें रटना नहीं है ना कि टाइप वाइज तुम रटते चले जाओ, थोड़ा सा ही घुमा के पूछेगा तो तुम वो तक खा जाओगे, है ना। तो ये चीज। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, अब नोट्स तुम्हें कैसे बनाने हैं कि हमेशा ध्यान रखो, शॉर्ट एंड कंसाइज, क्रिस्प, तकिया कलाम अपना। ठीक है, तो नोट्स हमें शॉर्ट, कंसाइज एंड क्रिस्प बनाने हैं। अब किस तरीके से, तो मैं देखो अपनी नोट की कॉपी ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज तो एक तुम्हें उसमें मेनली फॉर्मूले लिखते हुए चलना है। ठीक है, दूसरी चीज जो डेरिवेशंस हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में थ्योरम्स होती हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, ये सब तुम्हें लिखते हुए चलने हैं। अब तुम बोलो क्वेश्चंस, तो एक आध कोई ऐसे हार्ड क्वेश्चन आ रहा है कि भैया बिल्कुल उसको लिखना जरूरी हो जा रहा है ना, या एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं, तो तुम ऐसे एक आध क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो अगर तुम्हें जरूरत हो। मुझे नहीं पड़ती थी, मैं नहीं लिखता था, है ना। इसके लिए देखो, या तो तुम एक काम कर सकते हो, एक पॉइंट अपना स्किप हो गया, कि मॉक की एक कॉपी बनाना, जो अपने मॉक वाले उसमें ही आना चाहिए था, कि आपको मॉक की एक कॉपी बनानी है। मॉक की कॉपी किस तरीके से, जैसे आप मॉक लगा रहे हो, तो मॉक लगाने के बाद आप एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो मॉक का जब आप एनालिसिस करोगे, अब मॉक का एनालिसिस कैसे करना चाहिए मैथ का, वो मैंने एक शॉर्ट्स में बता रखा है, अपने चैनल पर डाला है, आप वो जाके देख सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा चलो ब्रीफली यहीं से ले लेता हूँ, इसमें मॉक का एनालिसिस भी आ जाएगा। ठीक है, अब मॉक का एनालिसिस कैसे करना है आपको, कि जो आप मॉक कॉपी बनाओगे, आपने मॉक लगाया, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप टाइम ज्यादा खा गए। तो सबसे पहले तो आप जिनमें टाइम ज्यादा खा गए, आपको उनमें ये देखना है कि मैंने टाइम क्यों ज्यादा लिया, क्या मेरी अप्रोच गलत थी, मेरा मेथड गलत था, या मैंने क्या इसमें चीज वो करी। ठीक है, तो ये चीज तुम क्या कर सकते हो, वही जो टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े हुए, आज के टाइम पर टेलीग्राम भैया गोल्ड माइन है, टेलीग्राम एक ट्रेजर चेस्ट है। ठीक है, जो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। अच्छे ग्रुप में जुड़ो, तो वहां पर अपने ग्रुप्स में जाके तुम पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, जिस भी लाइब्रेरी में बैठते हो, तो लाइब्रेरी में जहां बैठते हो वहां भी तुम इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मान लो 4 लोग होंगे, वो 4 डिफरेंट अलग अलग अप्रोच बताएंगे, जो अप्रोच तुम्हें अच्छी लग रही है वो पिक कर लो। तो लोगों से कॉन्वर्सेशन करना, मेथड्स डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जर्नी का। अब यहां पर जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, उनको तुम ये देखोगे
कि देखो अगर तुम्हारा वो टॉपिक हुआ ही नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम उसको देखो कि ये करना कैसे था। लेकिन अगर टॉपिक हो गया है तुमसे फिर भी नहीं बना, ठीक है, तो तुम ये देखो कि क्यों नहीं बना, मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या मैं भूल गया? तो फिर जाओ अपनी कॉपी उठाओ, नोट्स वाली कॉपी, कोई फॉर्मूला वगैरह भूल गए हो तो वहां से जाके देखो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ही भूल रहे हो तो भैया इसको भी वहीं डाउट्स ग्रुप में डालो अपने टेलीग्राम पे, लोगों से पूछो, यही सबसे बेस्ट मेथड होता है क्लियर करने का, है ना। या कोई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही भूल रहे हो तो जाके वो वीडियो दोबारा देख लो जिससे भी कोर्स कर रहे थे, तो ये तुम्हें करना है। अब जो भी ये हार्ड क्वेश्चन थे जो तुमसे नहीं बने थे, करने के बाद भी, चैप्टर होने के बाद भी, इनको तुम अपनी मॉक कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। इनको अपनी मॉक कॉपी में नोट करते हुए चलो, फिर तुम्हारा काम ये रहेगा कि जो जो इस मॉक कॉपी में नोट हो गया, ये प्रण लेना है कि आगे से इनको कभी गलत नहीं करूंगा, ठीक है, ये मेरा कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे तुम नेक्स्ट डे आया, सुबह सबसे पहले उठ के तुमने कैलकुलेशन की, फिर नेक्स्ट काम क्या करो, अपनी मॉक कॉपी उठा लो, मॉक कॉपी में एक बार अपने क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो कि जो तुमने उसमें लिखे हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर दो, और जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आते हैं वो कट करते हुए चलो, तो तुम्हारी कॉपी भी ज्यादा मोटी नहीं होगी, ठीक है। बाकी फिर तुम सुबह का अपने सबसे पहला काम करोगे मॉक लगाना, जब तुम्हारे मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये भी बहुत जरूरी होता है प्रिपरेशन में। तो लास्टली हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब दूसरी चीज, ये जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मैं बीच में थोड़ा ज्यादा बार बता नहीं पाया, बट ये 2026 और 2027 दोनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काम करेगी, चाहे आप 2026 का पेपर दे रहे हो चाहे 2027 का, क्योंकि चीजें सारी सेम ही रहेंगी, चीजें इसमें बदल नहीं जाएंगी, ठीक है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी अगर इसमें कुछ छूटा हुआ हो या आपको कोई और सजेशन चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट कोई शॉर्ट्स में उसको कवर करूंगा। बाकी नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूं, ठीक है। खूब मेहनत करते रहो, खूब पढ़ो, और नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेहनत अच्छे से करोगे तो तुम्हें एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है, अच्छे से जाके एग्जाम देना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, और आगे के लिए सब कमेंट में बताना। बाकी थैंक यू।